Hello friends, welcome to the third class of Science and Technology by Zero IAS। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फ्यूल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने मीथेन सोर्सेज के बारे में पढ़ा था, क्लैथरेट्स, गैस हाइड्रेट्स। तो उसी को अब हम आगे बढ़ेंगे एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट शेल गैस। शेल गैस की अगर हम मेजर कॉम्पोजिशन की बात करें तो आपको 70 to 90% जो है वो मीथेन मिलेगा एंड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट यू कैन फाइंड प्रोपेन एंड ब्यूटेन ऑल्सो। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि जैसे अंडर प्रेशर, अंडर हाई प्रेशर, बायोमास, डेड ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिक वेस्ट, when they are pressurized under high pressure and high temperature, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है दे आर कन्वर्टेड इनटू फ्यूल्स। ठीक है, ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है। तो वैसे ही जब हम शेल गैस की बात करते हैं तो यहाँ पे आई एम जस्ट गिविंग एन इंट्रोडक्शन। इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, 3 तरीके के रॉक्स होते हैं। तो जब हम शेल गैस का एक्सप्लोरेशन करते हैं तो वी जनरली वर्क और ड्रिल इनटू दी सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें वी विल सी इन डिटेल कि हाउ दीज रॉक्स आर डिफरेंट एंड वाई स्पेशली जो फ्यूल्स होते हैं वी बेसिकली सर्च फॉर फ्यूल्स अंडर दी सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो अभी के लिए वी आर स्टडिंग इन डिटेल अबाउट शेल गैस। तो यहाँ पे जो है सेडिमेंट्री के नीचे आपको शेल रॉक मिलेगा। उसी शेल रॉक के नीचे जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं दे आर बरीड अंडर हाई प्रेशर एंड अंडर हाई टेम्परेचर दे गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑयल एंड गैस। तो वो आपका शेल रॉक से हमको शेल ऑयल भी मिलेगा एंड शेल गैस भी मिलेगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये रैंकिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना में वी फाइंड 15% ऑफ दी ग्लोबल शेल गैस रिजर्वॉयर्स। सेकेंड नंबर पे अर्जेंटीना है, थर्ड नंबर पे अल्जीरिया है, फोर्थ पे यूएसए है, फिफ्थ पे यू कैन सी कनाडा। सबकी रैंक याद करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस ऑफ इंडिया इट इज़ 11th रैंकिंग पे है वो। तो आपको परसेंटेज याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक आइडिया देने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा था व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, टॉप 4 एंड दी रैंकिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद में एक्सप्लोरेशन की अगर बात आती है तो बेसिकली हम 2 मेथड यूज़ करते हैं, हाइड्रोलिक फॉल्टिंग एंड हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग। तो ये जो 2 प्रोसेस होते हैं इसमें उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट नीड टू रिमेंबर कि ये जैसे कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है स्टेट पीसीएस वगैरह में कि ऑल दिस प्रोसेसेस आर रिलेटेड टू व्हाट, तो यू शुड रिमेंबर कि हाइड्रोलिक फॉल्टिंग और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, these two steps are important in case of shale gas exploration। तो जैसे कि हम लोग जब लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि किसी भी कंट्री के पास कितना रिजर्वॉयर है या कितने रिजर्व्स हैं। ज़रूरी क्या है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो उनके एक्सप्लोरेशन के लिए चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल है या नहीं, उसके लिए हमारे पास फाइनेंसेस है या नहीं, बिकॉज दीज मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आर एक्सपेंसिव। राइट, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी एक कंट्री के पास में, जैसे फॉर एग्जांपल वेनेजुएला ले लो, वेनेजुएला में आपके जो ऑयल के रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन फिर भी दे आर नॉट एज रिच इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज जिनके पास उससे कम ऑयल का अमाउंट है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे भी मैटर करती है। नो मैटर कितने रिजर्व्स हैं उस पर्टिकुलर कंट्री के पास, लेकिन आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उसको ड्रिल करने के लिए। तो इंडिया में जो है शेल गैस का एक्सप्लोरेशन 2010 और 11 में शुरू हुआ था विद द हेल्प ऑफ द रिलायंस कंपनी एंड दे हैव स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग दी शेल गैस रिजर्व्स। ठीक है, इतना समझ में आया। इसमें आपको ये नाम याद रखना है, हाइड्रोलिक फॉल्टिंग एंड हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग। थोड़ा सा अभी डिटेल में मैं बताऊंगी एक्चुअल में व्हाट डू वी रिफ़र, बस इनका जो मीनिंग है, मीनिंग पता हो टर्म्स का, प्रोसेसिंग कैसे होती है वो जानने की ज़रूरत नहीं है। अब हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग में क्या होता है, फ्रैक्चर्स बेसिकली यू ब्रेक डाउन, सपोज दिस इज़ अ लैंड, इसके नीचे आपको वो रॉक्स, शेल रॉक्स मिल जाएंगे, तो यू बेसिकली फ्रैक्चर, यू ब्रेक दैट पर्टिकुलर एरिया अबव द शेल रॉक।
तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रैक्चर्स क्रिएट किए जाते हैं बाय पंपिंग द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फ्लूइड्स। तो पहले ब्रेक डाउन करोगे और उसके बाद लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फ्लूइड को अंडर हाई प्रेशर, जो भी आपका टारगेट रॉक है वहाँ पे उसको जो बोरवेल होता है उसके थ्रू वर्टिकली आप भेजोगे। जनरली जो फ्लूइड यूज़ किया जाता है वो वाटर यूज़ किया जाता है। तो आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमेंबरिंग क्या याद रखना है, मोस्टली वाटर यूज़ किया जाता है अंडर हाई प्रेशर एंड दैट टू इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, फ्रैक्चर्स क्रिएट किए जाते हैं और डायरेक्टली जो आपका टारगेट रॉक होता है उसके पास में उसको भेजा जाता है, सो दैट इट क्रिएट्स क्रैक्स और आप वहाँ से एक्सप्लोरेशन कर सको। तो दिस इज़ ऑल यू नीड टू रिमेंबर अबाउट हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में क्या होता है कि आपको जो भी टारगेट रॉक है वो पहचान लिया आपने। नाउ व्हाट यू विल डू, थोड़ा सा वर्टिकल जो भी ऊपर सब सरफेस है, जो एक सरफेस हो गया, सरफेस के नीचे आपका सब सरफेस हो गया, तो आप क्या करोगे, इस सरफेस से नीचे सब सरफेस तक ड्रिलिंग करोगे। उसके बाद आप अराउंड 85 टू 90 डिग्री के एंगल पे जिसे भी ड्रिल कर रहे हो उसको आप हॉरिजॉन्टली मूव करवाओगे टू दी टारगेट रेजर्वॉयर। तो दिस इज व्हाट इज डन इन हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग। तो बस आपको दो टर्म्स मालूम होनी चाहिए, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, यू आर ब्रेकिंग द रॉक बेसिकली विद द हेल्प ऑफ वाटर। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में आप ड्रिलिंग करते हो टारगेट रॉक तक। ठीक है सर, ये इसमें कोई डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा, कोई ज़्यादा डिटेल्स आपसे नहीं पूछेगा, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द प्रोसेस। कभी जैसे करंट अफेयर्स में रहता है, कई बार चीज़ होती है ना कि पास्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिली, बट इन द अपकमिंग डेज और इन वीक्स अगर कुछ ऐसा डिस्कशन होता है तो डेफिनेटली दैट विल बी टेकन केयर ऑफ, तो वहाँ पे आपको और डिटेल में बता दिया जाएगा। तो अभी के लिए केवल इन दोनों चीज़ों पे फोकस करो एंड व्हाट दैट दे आर रिलेटेड टू योर शेल गैस एक्सप्लोरेशन, दैट्स इट। उसके बाद अब इंडिया की बात आती है। तो इंडिया में जो भी आपके शेल गैस रिजर्वॉयर्स हैं, जनरली मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ये इसका ध्यान रखती हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो मोटे मोटे तौर पे देर आर 6 शेल गैस रिजर्वॉयर्स इन इंडिया। ठीक है, कैम्बे बेसिन, इंडो गैंगेटिक बेसिन, आसाम अरकन बेसिन, गोंडवाना रीजन, गोंडवाना बेसिन, आपका कृष्णा गोदावरी बेसिन एंड कावेरी बेसिन। तो इनके लोकेशंस को देख लो मैप के थ्रू, ताकि आपको एक जस्ट मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि अच्छा यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। अगेन कैम्बे गुजरात की तरफ, इंडो गैंगेटिक बेसिन ये जो आपका इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैं, असम अरकन बेसिन है आपका, फिर दामोदर वैली, गोंडवाना बेसिन, कृष्णा गोदावरी आंध्र प्रदेश की तरफ, कावेरी बेसिन जो है आपका तमिलनाडु की तरफ है। ठीक है, मोटे मोटे तौर पे ये 6 बेसिन्स आपको याद होने चाहिए। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कैम्बे बेसिन कोशिश करो यहीं पे याद हो जाए, रनिंग नोट्स बनाने की कोशिश करो। रनिंग नोट्स बनाने का ये फ़ायदा है, मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि जब भी आप मेंस के लिए नोट्स बनाते हो ना आंसर राइटिंग में, तो जब आप जस्ट इंट्रोडक्टरी बेसिस पे पढ़ रहे हो तो शॉर्ट नोट्स बनाओ और एक A4 शीट हमेशा उसके साथ अटैच करके रखो कि कल को जब आप उसको डिटेल में लिखोगे, जनरली जो मार्क्स जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 150 टू 250 वर्ड्स के बीच में आपको आंसर लिखने होते हैं। तो इट हार्डली कवर्स योर वन साइड ऑफ द A4 शीट एंड अनदर हाफ साइड ऑफ द A4 शीट। ठीक है, बाकी तो अभी जैसे राहुल सर मेंस का आपको बता ही रहे कि मेंस आंसर राइटिंग में एक्सपर्टीज़ कैसे करना है, तो वो आपको और डिटेल में बताएंगे। मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है, तो सपोज आपसे शेल गैस के बारे में ही आ गया, ठीक है, एक जनरल इंट्रोडक्शन मांग लिया, तो आप बेसिकली बताओगे कि इनका ओरिजिन क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ये मेन कॉम्पोजिशन क्या है, थोड़ा सा रॉक्स के बारे में बता दो कि सेडी, यहाँ पे ये पूरा ये मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बताया है। लेकिन जब आप केवल शेल गैस को फोकस करोगे तो आप केवल सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में फोकस करोगे। इस तरीके का एक फ्लो चार्ट सा बना दो, छोटी सी जगह में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अगर वहाँ पे वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, डेफिनेटली यू शुड टेल, 3-4 कंट्रीज़ हैं, याद करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसको डिफाइन करने के बाद में आप एक्सप्लोरेशन टेक्निक्स बता दो, थोड़ा सा इंडिया का इंट्रोडक्शन दे दो, ठीक है, इनको ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे आप क्योंकि
अगर 150 मार्क्स में आएगा तो इंडिया के रिजर्व्स के बारे में भी आपको बताना है। ये 6 बता दिया आपने। प्रैक्टिस के टाइम पे मैप की प्रैक्टिस आप करते ही हो तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा शो कर दिया। इसमें थोड़ा सा बड़ा है, जब आप A4 शीट की बात करोगे तो जैसे सपोज दिस इज़ द A4 शीट, तो यहाँ पे एक कॉर्नर में मैप बना दो। इतने में आपके आराम से 150 to 200 वर्ड्स पूरे हो जाएंगे, कवरिंग दिस साइड एंड दैट साइड। तो नोट्स बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हो कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इसका आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, तो डोंट सिट आइडली कि समझने के लिए बैठे हो, समझो, गिव इट अ ब्रेक एंड नोट इट डाउन। ठीक है, तो रिवाइज करोगे तब भी आसान होगा, भूलोगे नहीं उस चीज़ को, और बाद में जब रिवीजन की बारी आएगी तो इधर उधर बहुत सारे मटेरियल कलेक्ट करने के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है शेल गैस, इसीलिए इसको इतना टाइम लेके बता रही हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ पीएनजी ये भी आपने याद रखनी है। इफ़ आई रिमेंबर द ईयर करेक्टली 2014 में शायद एक क्वेश्चन आया था कि विच मिनिस्ट्री इज डीलिंग विद द शेल गैस एक्सप्लोरेशन, तो ये उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये मोटे मोटे तौर पे आपका शेल गैस रिजर्वॉयर्स का पार्ट हो गया। उसके बाद में एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका क्लस्टर बीन, जो ग्वार बोलते हैं हिंदी में। तो दिस इज़ जनरली ग्रोन इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज। तो जनरली जो राजस्थान के आसपास वाला एरिया है वहाँ पे इसको ज़्यादा लेवल पे ग्रो किया जा रहा था। अभी तक बहुत इकोनॉमिकली वाइएबल प्रोसेस था क्योंकि इट इज़ यूज्ड एज अ फर्टिलाइज़र। कैटल्स जो होते हैं दे ईट इट एज अ फॉडर क्रॉप, उसके बाद जो कमर्शियली मेन जो पॉइंट था दैट वाज द ग्वार गम। तो जो ग्वार गम होता है उसको क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग वाला प्रोसेस होता है ना उसमें इसको यूज़ किया जा रहा था। तो बिफोर 2015 क्या हो रहा था, इसका एक्सपोर्ट हो रहा था, क्योंकि जो ग्वार गम बनाया जा रहा था उस गम का एक्सपोर्ट हो रहा था, क्योंकि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी तब अवेलेबल थी तो हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग के लिए ग्वार गम का यूज़ किया जा रहा था। लेकिन आफ्टर 2015 क्या हुआ, सिंथेटिक गम को सिंथेसाइज किया जाने लगा, जिसकी वजह से जो नेचुरल गम था उसकी डिमांड कम हो गई। ठीक है, ये वाला भी एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रीलिम्स में, तो ये चीज़ आप याद रखना। और जो UPPCS में जनरली मतलब इट कैन बी आस्क्ड व्हाट आर द यूजेस ऑफ द जो भी स्टेट PCS है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ क्लस्टर बीन। ठीक है, ये चीज़ आपने उसमें याद रखनी है। एज अ फर्टिलाइज़र, it can be used as a fodder crop, it can be used as ग्वार गम। ठीक है, जो गम है इसका that is really very important। उस समय तो फॉरेन कंट्री में हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग के लिए जाता था, लेकिन अगर हम नॉर्मल उसमें भी बात करें, जैसे मिल्क है तो मिल्क में इट इज़ ऐड करके क्या होता है, थिकनेस बढ़ा देता है। तो बेसिकली गम को किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द थिकनेस। वैसे ही जो सूप आते हैं, सूप में भी अगर आप इसको ऐड कर दोगे तो उसका टेस्ट एनहांस हो जाता है और उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। तो दिस इज़ व्हाट द कंपनीज आर यूजिंग दिस गम फॉर। ठीक है, तो मिल्क ज़रूरी नहीं है कि वो आपको जो आ रहा है वो नेचुरली अच्छा है, इट इज़ बिकॉज ग्वार गम हैज़ बीन एडेड टू इट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद कौन से टेम्परेचर में ये ग्रो किया जाता है, बिकॉज क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है तो इस वजह से ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। एरिड एंड सेमी एरिड एरिया जो इसका लोकेशन है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद जैसे कि नेक्स्ट जो लास्ट क्लास थी उसमें आई वाज टेलिंग यू कि जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, जैसे मीथेन हाइड्रेट्स थे, तो मीथेन हाइड्रेट्स में जैसे मैंने ये बताया था कि व्हाट हैपन्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द टेम्परेचर, आपका कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, आपका जो वाटर है जिसने कि मीथेन को कवर करके रखा हुआ है अंडरग्राउंड, तो व्हाट हैपन्स, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है इट विल रिएक्ट विद द वाटर, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होंगे एंड दिस मीथेन विल रिलीज। और डिटेल में मैंने इसको लास्ट क्लास में बताया हुआ है, उसका लिंक जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तो उसके नीचे उसका लिंक होगा, तो प्लीज़ गो एंड रेफर टू द लिंक, सी द होल क्लास वहाँ पे, और आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि हाउ इज़ इट इज़ लीडिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग। तो बिल्कुल उसी तरीके से जब भी हम ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं और हम इसको ना एनवायरनमेंट इकोलॉजी में जो है क्लाइमेट चेंज के अंदर और डिटेल में पढ़ेंगे, तो
अभी यहाँ पे जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन पर्पज मैं बता रही हूँ, ग्लोबल वार्मिंग का जब भी कोई भी टॉपिक आता है तो जैसे अब यहाँ पे मैं मीथेन की बात कर रही थी, तो अप टू व्हाट एक्सटेंट वो ग्लोबल वार्मिंग में हेल्प कर रहा है, ठीक है। पॉजिटिव कहते हैं ना, पॉजिटिव फीडबैक है या पॉजिटिव लूप बन रहा है। सिमिलरली एक होता है नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव लूप। तो यहाँ पे जो भी ग्लोबल वार्मिंग कॉजिंग गैसेस हैं, तो अगर उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली दे विल बी एक्टिंग एज अ सोर्स फॉर पॉजिटिव फीडबैक, दे विल इंक्रीज द ग्लोबल वार्मिंग। और ऐसे कंपोनेंट्स जो होते हैं विच रिड्यूसेस द ग्लोबल वार्मिंग, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करने में, तो दे कम अंडर द नेगेटिव फीडबैक और नेगेटिव लूप, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। तो ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी गैस का यूज़ हो, जो कौन सी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रही है, फिर उसका कितना अमाउंट रिलीज़ हो रहा है। जैसे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंपेयर करते हैं तो हम बोलते हैं ना कि 1 यूनिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉजिंग दिस मच ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और इट हैज़ दिस मच ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। GWP इज़ व्हाट? इट्स अ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो उसी तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ रेफरल गैस यूज़ करके बाकी गैसेस को कंपेयर करते हैं कि लाइक 1 यूनिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर इतना ग्लोबल वार्मिंग में हेल्प कर रही है तो इट माइट बी इक्वल टू 100 यूनिट ऑफ CH4, ठीक है, या 100 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 बराबर 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो उससे हमें पता चलता है कितना एफिशिएंट है या उसका कितना पोटेंशियल है ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करने में। उसके बाद पता चलता है रेसिडेंशियल टाइम कितना है, वो एटमॉस्फेयर में कितने समय तक रह पा रहा है, उसके डिस्ट्रक्शन में कितना टाइम लग रहा है। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो तो जैसे जो ओजोन होल फॉर्मिंग में ओजोन होल जो बन रहा था तो उसमें क्या हो रहा था, ओजोन मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रॉय हो रहे थे। वो डिस्ट्रॉय हो रहे थे क्योंकि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स थी, हाइड्रोक्लोरोकार्बन्स थे, जो भी क्लोरीनेटेड कंपाउंड्स थे, उनका जो लाइफ स्पैन था एटमॉस्फेयर में वो बहुत ज़्यादा था। तो इसीलिए रेसिडेंशियल टाइम को देखा जाता है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट जो भी गैसेस हैं उनको एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है और उस हिसाब से रेगुलेटरी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं जो कि आपके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे फॉलो किया जाता है। तो वो जब हम एनवायरनमेंट इकोलॉजी में इस ग्लोबल वार्मिंग पे आएंगे तब हम वहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल में बताएंगे। ये केवल क्योंकि मैं यहाँ पे मीथेन की बात कर रही थी, आई गेव यू एन इंट्रोडक्शन अबाउट दिस, तो इसीलिए यहाँ पे ये 3-4 चीज़ें जानना ज़रूरी था आपके लिए, ठीक है। तो अभी केवल आपके ये 4 क्राइटेरियाज मान लो, किस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम बोलते हैं कि दिस गैस कॉजेज मोर ग्लोबल वार्मिंग इन कंपैरिजन टू दिस, ठीक है। तो उस कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए हम ये 4 चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो ये बस 4 चीज़ों को दिमाग में रखना, जब आगे आएंगे वहाँ पे आपको और डिटेल में बताएंगे। ओके, तो अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सॉलिड लिक्विड गैसेस जो भी फ्यूल्स थे वो हमने पढ़ा था, ठीक है। जो कि आपके नॉन रिन्यूएबल थे, जो कि आपके नेचर में प्रेजेंट थे, फॉसिल फ्यूल बेस्ड थे, वो अब तक पढ़ा। नाउ हम लोग वी आर मूविंग टुवर्ड्स द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमने जो फर्स्ट लेक्चर था वहाँ पे हमने पढ़ा था, तो जिन लोगों को बिल्कुल बेसिक से देखना है तो यू कैन गेट बैक टू दैट। उसके आगे का मैं यहाँ पे बताऊँगी। रिन्यू का मतलब समथिंग विच कैन बी जनरेटेड अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए यूज़ किया जाता है इनएग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल मतलब आप इनको बार बार यूज़ कर सकते हो बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन नेचर। हम नेचर से डराइव कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो नेचर में अभी दीज आर अवेलेबल प्लेंटी, इन प्लेंटी, तो इसीलिए इनको हम बोल रहे हैं इनएग्जॉस्टेबल। उसके बाद दे क्रिएट्स मिनिमम पॉल्यूशन बिकॉज क्योंकि नेचर से डराइव कर रहे हो आप इनको, ठीक है। जैसे सनलाइट हो गया, विंड एनर्जी हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हो गया, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो दे क्रिएट्स मिनिमम पोल्यूशन, ठीक है। क्योंकि इनको कहीं कोई प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करवा रहे हो इसमें, आपका कोई बाई प्रोडक्ट इसमें रिलीज नहीं हो रहा है, देयरफॉर इट इज़ नॉट कॉजिंग एनी हार्म टू द एनवायरनमेंट। तीसरी चीज़ जो एडवांटेज है दैट इज़ लॉन्ग लाइफ स्पेन।
जब तक सूरज निकलेगा, सूरज सन हैज़ इट्स ओन लाइफ, ठीक है, वो अभी बहुत लंबा चलेगा, बिकॉज उसमें जो रिएक्शंस हो रही हैं वो उसको और काफ़ी दिनों तक सर्वाइव करेंगी, मिलियंस ऑफ ईयर्स, लॉन्ग लाइफ स्पेन है, तो आपको सनलाइट बहुत लंबे समय के लिए मिलेगी। विंड अगेन इज नेचुरल इन इट्स एग्जिस्टेंस, ठीक है, तो नेचर में बहुत ईजिली अवेलेबल है, लॉन्ग लाइफ स्पेन है। उसके बाद दे बिकम चीपर इन द लॉन्ग रन। जनरली क्या होता है, जैसे से फॉर एग्जांपल आप कोल यूज़ कर रहे हो, कोल में आपको उसको एक्सट्रैक्ट करना है, उसकी रिफाइनिंग करनी है, उसके बाद प्योरीफाई करना है, उसके बाद उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है, तो वहाँ पे क्या है, आपका लॉन्ग रन में वो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, लार्ज स्केल पे एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, बट वो एनवायरनमेंट को पल्यूट भी कर रहा है, ठीक है, उसके दूसरे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट है तो नेगेटिव एस्पेक्ट भी है उसका। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, तो जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करोगे, जैसे विंड पावर के लिए आपको विंड मिल्स लगाने हैं, सोलर पावर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको सोलर पैनल्स चाहिए, एंड अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर आपको उसका ज़्यादा पूरा मैक्सिमम बेनिफिट लेना है, तो यू नीड टू यूज़ दोज मॉडर्न इक्विपमेंट्स। उसके लिए आपको शुरुआत में यू नीड टू इन्वेस्ट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको चाहिएगा उसके लिए, बट इन द लॉन्ग रन जो है वो चीपर होता चला जाएगा, बिकॉज वंस इट इज़ इंस्टॉल्ड 15-20 साल के लिए आपको कोई झंझट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई ये जो है लॉन्ग रन के लिए चीपर पड़ेगा आपको। रिवाइज करो, इनएग्जॉस्टिबल है, कॉजेज मिनिमम पोल्यूशन, लॉन्ग लाइफ स्पैन, चीपर इन द लॉन्ग रन। सी मिनिमम पोल्यूशन, इट्स नॉट ज़ीरो पोल्यूशन, बिकॉज एनी हाउ किसी भी चीज़ को जब आप प्रोसेस कर रहे हो, जैसे आपने सोलर पैनल्स लगाए, तो सोलर पैनल्स में भी 15-20 साल तक तो वो आपको काम देगा, बट आफ्टर दैट जब उसको डिस्ट्रॉय करना है तो वो ऐसा तो नहीं ईजिली डिकम्पोज हो जाएगा, खुद से डिकम्पोज हो जाएगा। तो उन चीज़ों को भी आपको इधर उधर डंप करने के लिए यू नीड टू थिंक सो दैट उसमें जो केमिकल्स का यूज़ हो रहा है, राइट, इट डज नॉट कॉजेज पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट, वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, मिनिमल एक्सटेंट पल्यूट करेगा, दैट डजंट मीन ज़ीरो पोल्यूशन हो जाएगा। तो इसलिए आई हैव यूज द टर्म मिनिमम पोल्यूशन। मोस्टली बुक्स में भी आप देखोगे तो यू विल फाइंड मिनिमम पोल्यूशन, 0.1% तो कहीं ना कहीं उनका नेगेटिव एस्पेक्ट आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये सब था हमारा एडवांटेजेस पार्ट 1। नाउ विल मूव टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। वही जैसे अभी मैंने बताया, हाई इनिशियल कॉस्ट लगेगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो भी आपका इंस्टॉलेशन कॉस्ट होगा, डिपेंडेंट ऑन वेदर, क्लाउडी वेदर है, सनलाइट नहीं अपीयर हो रही है, तो वहाँ पे सोलर एनर्जी को कैप्चर करना डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। विंड है, विंड जो भी ओपन एरियाज़ है वहाँ पे तो आपको उस लेवल की मिल जाएगी, लेकिन जहाँ पे जो भी बहुत क्लोज्ड एरिया है, बिल्कुल कहते हैं ना कॉम्पैक्ट एरियाज़ है, वहाँ पे विंड अवेलेबल नहीं होगी, तो देयरफॉर यू कैन नॉट प्लान इंस्टॉलिंग दी विंड मिल्स इन दैट एरिया, ठीक है। आप जहाँ पे विंड की स्पीड अच्छी है वहाँ देखोगे, विंड चलेगी तब आप उसको कैप्चर कर पाओगे, बिना विंड चले आप उसको कैप्चर नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए ये वेदर पे डिपेंडेंट है। इट टेक्स टाइम फॉर रिलायबल एनर्जी जनरेशन। ऐसा तो नहीं है कि आपने जिस दिन इंस्टॉल किया उसके अगले दिन से ही आप डायरेक्ट अपने हाउस में, कॉलोनीज़ में उसकी फ़िटिंग करवा लोगे और आपको उसका पूरा एडवांटेज मिल जाएगा। नहीं, ऐसा भी नहीं है, उसको कुछ समय तो चाहिएगा। एक शुरुआत वाला जब आप उसको इंस्टॉल करोगे, उसके बाद उसमें जब एनर्जी धीरे धीरे बनेगी, उसके बाद आप उसको ग्रिड्स में स्टोर करोगे, समझ रहे हो, तो वो स्टोर होएगी, स्टोर होने के बाद में उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, जिस पर्पस के लिए भी आपने उनको इंस्टॉल किया है। तो इसीलिए इट टेक्स सम इनिशियल टाइम फॉर रिलायबल एनर्जी जनरेशन। रिलायबल समझ रहे हो कि जिस पे आप बिल्कुल निर्भर रह सकते हो, ठीक है। लॉन्ग रन में आपको फ़ायदा होगा, लेकिन शुरुआत वाला जो टाइम है उसमें यू नीड टू वेट, यू नीड टू गिव इट सम टाइम। इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ प्राइमरी सोर्स। अब जैसे कोल है, थर्मल पावर प्लांट से उससे जितनी एनर्जी जनरेट हो रही है, तो अभी हमारा जो है
50-60 मेजॉरिटी जो एनर्जी का सोर्स है वो हमारा थर्मल पावर प्लांट से आ रहा है। तो हम एकदम से इनके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते कि हाँ जितना एनर्जी हमें वहाँ से आ रहा है वो हमें यहाँ रिन्यूएबल से मिल जाएगा, नहीं, इट नीड सम टाइम, ठीक है। उसके बाद एफिशिएंसी लो है। एफिशिएंसी लो इसीलिए क्योंकि हमेशा 24 घंटे तो अवेलेबल नहीं रह पाएगी क्योंकि वो वेदर पे डिपेंडेंट है, ठीक है, और शुरुआत में ही वो टाइम ले रही है एनर्जी जनरेशन के लिए, तो इसीलिए उस हिसाब से उसकी एफिशिएंसी भी लो है इन कंपैरिजन टू दी जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं आपके, ठीक है। तो दीज आर सर्टेन डिसएडवांटेज। कभी कभार एक इजी क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगी, जैसे जो NCERTs होती है ना 6th 7th 8th की, तो जब भी हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं ना, तो मैं यहाँ पे सजेशन दूंगी आपको कि डू नॉट जंप टू द हायर लेवल ऑफ क्वेश्चंस की प्रीवियस ईयर देखा और उसको देख के प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, नहीं। अब जैसे रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल है, जैसे आप 6th 7th की ज्योग्राफी की बुक है वहाँ पे देखिए, वहाँ पे ना बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ से समझो और उसकी एक रीडिंग लगा लो तो आपको एक रीडिंग में चीज़ें समझ आ जाएंगी। मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ कि एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर देर आर 4 to 5 क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, उसमें वर्ड लिमिट भी दी होगी। तो रादर देन जंपिंग ऑन द हायर लेवल ऑफ क्वेश्चन फॉर मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, यू शुड क्लियरली रीड द क्वेश्चन चैप्टर पढ़ने के बाद में, और उसके बाद देखो अच्छा मैं ये, क्योंकि वो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत एकदम 6ठी 7वीं क्लास के बच्चे के बराबर मेंटल लेवल का क्वेश्चन है, और हम लोग ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, तो हम ऑब्वियसली हमारा उतना तो मेंटल डेवलपमेंट कहते हैं ना, मेंटल एबिलिटी डेवलप हो गई होगी कि हम उसका आंसर लिख सकें। तो जब हम उनके आंसर लिखने लग जाएंगे ना विद ईज, तो आप खुद ही देखोगे आफ्टर अ मंथ और 2 जो बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चंस हैं उसमें भी आप थोड़ा कंफर्टेबल होना शुरू हो जाओगे। तो मैं बस यहाँ पे यही सजेस्ट कर रही हूँ आपको कि जब भी आप NCERT का चैप्टर पढ़ो, चाहे आप साइंस की NCERT पढ़ो, चाहे आप ज्योग्राफी की पढ़ो, चाहे आप हिस्ट्री की पढ़ो, किसी की भी पढ़ो, हर चैप्टर के पास 4-5 क्वेश्चन दिए होते हैं। आप 4-5 मत करो, 1 करके देख लो, 2 करके देख लो, उससे का आपको आइडिया लग जाएगा। और NCERT की जो लैंग्वेज है उसी में अपने आंसर्स ढूंढने की कोशिश करो और फिर उसको अपने आप से अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो दिस इज़ द ईजीएस्ट एंड वन ऑफ द, कहते हैं ना कि ईजीएस्ट वे है, स्टार्ट करने का तरीका है। थोड़ा सा इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिएगा। बाकी तो राहुल सर आपको गाइड कर ही रहे हैं, साथ के साथ ये चीज़ भी करके देखिएगा। उसके बाद अब जैसे क्वेश्चन आ गया कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पढ़ तो रहे हैं, तो इंडिया का कितना पोटेंशियल है, ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपसे स्टेट PCS में पूछा जा सकता है। और अगर कभी कभार कहते हैं ना कि हम इजी चीज़ों को छोड़ देते हैं एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स डिफिकल्ट क्वेश्चंस, डिफिकल्ट थिंग्स, तो कभी कभार इजी चीज़ें भी आ जाती हैं। तो इसको भी इस तरीके से मैंने पॉइंटर्स में मेंशन करा है ताकि आप जो है इसको एक आंसर के तरीके से लिख सको, ठीक है। तो जब भी आंसर लिखो थोड़ा 1-2 लाइन में इसको डिस्क्राइब कर दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पॉइंटर्स में बताया है और उसको जिस तरीके से समझा रही हूँ समझने की कोशिश करो। इंडिया का क्या पोटेंशियल है, सबसे पहली चीज़ नियर टू इक्वेटर है। क्या है ये, सब ट्रॉपिकल एरिया में फॉल करता है। इंडिया की लोकेशन देखना, जाके मैप में इंडिया की लोकेशन देखना, सब ट्रॉपिकल एरिया है जो आपके क्या कहते हैं इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में फॉल कर रहा है। तो इसकी वजह से सोलर इंटेंसिटी जो है अच्छी खासी है, ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है उसका, डे लाइट का टाइम पीरियड ज़्यादा है, तो ये चीज़ उसके लिए एडवांटेजियस है। विंड एनर्जी की अगर हम बात करें, रिक्वायर्ड मिनिमम स्पीड, जो विंड एनर्जी जनरेट करने के लिए मिनिमम स्पीड की ज़रूरत है वो 8 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन अगर हम इंडिया में बात करें तो इट इज़ 10 to 12 किलोमीटर पर आवर, तो वो इसको एक अच्छी लोकेशन प्रोवाइड करवा रही है, एक अच्छा पोटेंशियल है इंडिया में जहाँ पे आप विंड एनर्जी जनरेट कर सकते हो। उसके बाद कोस्टल एरियाज़ की अगर हम बात करें तो कोस्टल एरियाज़ में आप ओशन एनर्जी जो है जनरेट कर सकते हो, ठीक है। विंड स्पीड वहाँ पे भी अच्छी खासी 10 to 12 किलोमीटर्स पर आवर आपको इजीली मिल जाएगी, ठीक है। तो दीज आर द रीजंस व्हाई यू कैन ऑप्ट फॉर रिन्यूएबल एनर्जीज स्कीम्स, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, ठीक है। विंड एनर्जी है, इक्वेटर है, तो सोलर एनर्जी के लिए जा सकते हो, विंड एनर्जी के लिए जा सकते हो,
यहाँ पे आपके यू हैव मोर देन जियोथर्मल साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन इंडिया, ठीक है, तो वो आपके जियोथर्मल एनर्जी के लिए भी एक अच्छा प्लेस है, राइट। तो अगर ये सोलर एनर्जी से बात करें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, तो जस्ट बिकॉज वहाँ से शुरुआत ही हुई है, ठीक है, क्योंकि वो इक्वेटर के पास है। अब यहाँ पे आपका होमवर्क क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस किन किन कंट्रीज़ के कोलैबोरेशन से हुआ है एंड वेयर इट इज़ इट्स हेडक्वार्टर। ये चीज़ याद रखिए, क्योंकि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, बोथ इन यूपीएससी एंड इन अदर स्टेट सर्विसेज ऑल्सो। तो यही छोटी छोटी चीज़ हैं, यहाँ पे जहाँ पे भी आप नोट्स बना रहे हो वहीं पे कॉलम में डाल के, बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड टू सोलर एनर्जी एंड फ्रॉम हेयर ऑल्सो यू विल बिगिन कि किस तरीके से पॉइंट्स बनाते हैं कि जो हमको आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। तो कभी भी सोलर एनर्जी से चीज़ आता है तो यू कैन डेफिनेटली कोट दिस। अब कोट कैसे करोगे वो मैं बता दूंगी, तुमको आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। होमवर्क में क्या पता करके आना है, कौन से कोलैबोरेटर कंट्रीज़ हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस में और इसका हेडक्वार्टर क्या है। तो जब इसका आंसर ढूंढ लोगे तो तुमको अपने आप पता चल जाएगा कि जब भी इंडिया के रेस्पेक्ट में रिन्यूएबल एनर्जी की बात आए तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को वहाँ पे हमको क्यों कोट करना है, ठीक है। उसके बाद इंडिया इज़ रिच इन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, विच प्रोवाइड्स बायोमास एनर्जी का सोर्स भी वहाँ से हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑल इन ऑल देर आर 5 मेजर पॉइंट्स, ठीक है, 5 मेजर पॉइंट्स इन्हीं को बता के थोड़ा बहुत ये इसका कोट कर दोगे तो तुम्हारा जो है इजीली 150 to 200 वर्ड्स का एक आंसर बन जाएगा। तो अगर कभी पूछा भी जाता है, प्रैक्टिस के टाइम पे क्वेश्चन आता है, तो इस तरीके से आप पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा सा इनका डिटेल बताते रहो। तो दिस इज़ द स्टार्टिंग वे आई एम टेलिंग यू कि किस तरीके से आपको नोट्स बनाते बनाते ही दिमाग में ये रखना है कि अगर प्रीलिम्स में आ गया तो मुझे ये पॉइंटर याद रखने हैं, मेंस में आ गया तो मुझे इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आंसर लिखना है। तो तीनों चीज़ों को ना क्लब करके प्रैक्टिस करो। ऐसे मत भागो कि मुझे अभी प्रीलिम्स पकड़ना है, फिर उसके बाद मैं मेंस पकड़ूंगा, उसके बाद मैं इंटरव्यू के बारे में सोचूंगा। नहीं, तीनों को ना एक साथ करके तैयारी करो, तीनों को अलग मत सोचो। एक साथ सोच के तैयारी करोगे तो तीनों की प्रिपरेशन बहुत स्मूथली चलेगी, और डिफ्रेंशिएट नहीं करोगे इनके बीच में तो तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो एक बर्डन सम नहीं लगेगा कि अब मेंस का देखना है, अब इसका देखना है। जैसे जैसे नोट्स बनवाती जा रही हूँ, नोट्स बनाते चलो, बिल्कुल नीटली बनाते चलो। ऐसा नहीं है कि अभी रफ सा बना लिया बाद में कभी देखेंगे, बाद में मत छोड़ो उसको। मैं अभी क्योंकि शुरू की क्लासेस ले रही हूँ इसलिए मैं आपको डेली बता रही हूँ कि थोड़ा सा सीरियसली लो नोट्स बनाने वाले तरीके को। कंटेंट तुमको सब जगह से मिल जाएगा, PDF दुनिया भर के पड़े हैं, टेलीग्राम पे देख लो, यहाँ देख लो, वहाँ देख लो। कंटेंट के चक्कर में मत भागो, वहाँ से मिल जाएगा तब पढ़ लेंगे। अभी प्रेजेंट में जो चीज़ बताई जा रही है उस पर ध्यान दो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूँगी, बिकॉज फ्यूल्स वाले क्वेश्चंस, फ्यूल्स वाला कंटेंट लगभग पूरा हो चुका है। रिन्यूएबल एनर्जी में आपका सोलर एनर्जी रहता है, इन सबको डिस्क्राइब करके जैसे ही रिन्यूएबल एनर्जी वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं मेन से रिलेटेड, प्रीलिम्स से रिलेटेड, तो वो आपका 5th या 6th क्लास में मैं डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो इसको जो पीछे का पढ़ते जा रहे हो वो भी रिवाइज करो। जो भी लिंक्स हैं पुराने वीडियोस के वो इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। जो नए बच्चे हैं वो प्लीज़ गो एंड रिवाइज दीज वीडियोस, ताकि जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी और जब आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चंस कराए जाएंगे तो आपको समझने में ईजी रहेगा, ठीक है। तो आज क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं। जो पढ़ाया है उसको रिवाइज करो। टिल देन गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।